हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम हमारा सोशल स्टडीज पोर्शन का चैप्टर नंबर 10 जो एग्रीकल्चर जो है उसको हम आज चालू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, क्या हम क्रॉप्स उगाते हैं इंडिया में, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या है और उसका बेनिफिट्स क्या है, ये सब ये लेसन में हम देखेंगे। So let us start this lesson. अगर तो बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया जो है ना एग्रीकल्चरल कंट्री है। See when we say like this कि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, दुनिया में हर कंट्री में एग्रीकल्चर होता ही है वैसे तो, राइट? लेकिन हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन, किसी यहाँ पे 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन मीन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है अपनी आजीविका के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। एंड एग्रीकल्चर हमारा पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कंट्री का नेशनल इनकम है ना, उसमें 22% का कंट्रीब्यूशन देता है। सो यू सी 60% पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ आवर 22% ऑफ आवर जीडीपी ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। तो इसी इतना इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। देन ऑलवेज रिमेंबर दिस, 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड 22% ऑफ आवर जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। सेम वे इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है, जितना भी सामान हम बाहर बेचते हैं उसका 18% ऑफ द इनकम वो भी एग्रो में से ही आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है। दैट इज वाई वी कैन से कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है ना वो हमारा कंट्री का प्रॉस्पेरिटी के लिए, नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए वो प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मीन्स अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा तो कंट्री प्रॉस्पर नहीं होगा, बिकॉज इतना उसका ज्यादा योगदान है। 60% पॉपुलेशन खेती कर रहा है। अब इमेजिन इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़, 135 करोड़ का 60% मीन्स अराउंड 75 करोड़ पीपल खेती कर रहे हैं या खेती पे डिपेंडेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने लोग, 60% लोग सिर्फ 22% का इनकम कमा रहे, यानी 100 में से 60 लोग काम करके सिर्फ 100 में से 22 रुपया कमा रहे वो, यानी एग्रीकल्चर में इतना इनकम नहीं मिल रहा है। इसलिए इंडिया में पॉवर्टी भी है, बिकॉज फार्मर पुअर है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ अ न्यू टॉपिक। सी इंडिया में एग्रीकल्चर करने के लिए कौन से कंडीशन फेवरेबल है, अच्छे कंडीशन कौन से हैं? तो वेरी फर्स्ट, इंडिया में लैंड वास्ट फर्टाइल लैंड है, बहुत ज्यादा लैंड हमारा फर्टाइल है। सी इंडिया में नदियों का प्लेन्स एरिया बहुत है, कोस्टल प्लेन, नॉर्थ इंडिया में पूरा प्लेन एरिया है, तो बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत रिवर्स है और रिवर फर्टिलिटी लेके आती है। दूसरा, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में वेरी कोल्ड है, ईस्ट इंडिया में बारिश बहुत है, साउथ इंडिया में इट इज अगेन प्लेजेंट क्लाइमेट, लेकिन बारिश थोड़ा मीडियम बारिश है, राजस्थान में बारिश कम है। तो अलग अलग जगह पे अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, और वो भी पूरे साल थ्रू आउट द ईयर। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत वेरी होता है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो एरिया वाइज भी हम बहुत बड़ा है। एट द सेम टाइम सिर्फ बड़ा नहीं है, हमारे पास वेरिएशन भी बहुत है। हमारे पास काफी वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड फर्टिलिटी। देन इंडिया के फार्मर्स है ना बहुत स्किल्ड है, बहुत मेहनतू है। इंडस्ट्रियस मीन्स बहुत मेहनतू है, दे आर हार्ड वर्किंग, मेहनतू है। तो स्किल फार्मर्स है और मेहनतू फार्मर्स है इंडिया में। तो दिस आर कंडीशंस व्हिच आर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। फिर भी इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत स्लो है। क्यों? लेट अस सी द रीजंस। नंबर 1, फर्स्ट रीजन, देयर इज इनएडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इरिगेशन। पानी का फैसिलिटी कम है। इंडिया में आज भी करीबन 55%
तो 60% लैंड जो है ना वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। राइट, वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, बारिश की। यानी साल में जब एक ही बार या 2 बार क्रॉप ले पाएंगे, और जब बारिश नहीं होगी यहाँ पे उस समय खेती फेल। फार्मर्स एक्चुअली पुअर है और इलिटरेट है। पुअर होने के कारण वो ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएंगे, और इलिटरेट होने के कारण उनको नया टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। भले वो मेंटू है, फार्मर्स मेंटू है, उनके पास स्किल है, लेकिन वो पुराना स्किल है। नया स्किल जो नया डेवलपमेंट जो हो रहा है उनकी जानकारी उनको मिलता ही नहीं है। एंड अगर जानकारी मिले भी फिर भी वो पुअर है, वो रिस्क नहीं ले पाएंगे, कोई नया नहीं बसा पाएंगे। देन मेन प्रॉब्लम इंडिया में स्मॉल फील्ड्स है। सी ओवर पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमारा फील्ड साइज है ना स्मॉल हो जाता है, बिकॉज फार्म बढ़ जाते हैं ना, फार्म का डिवीजन हो जाता है। तो ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू स्मॉल फील्ड साइज। तो छोटे फील्ड साइज, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ में क्या आप ट्रैक्टर बसा पाएंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना आप। इसीलिए लेस यूज ऑफ मॉडर्न मशीन्स। एंड सब इकोनॉमिक मूलों का एक ही प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल, इसका मूल यहां पे होगा ओवर पॉपुलेशन। सी इंडिया एक नेचुरल रिसोर्सेज में, इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज में वेरी ब्लेस्ड कंट्री है। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। हमारा क्लाइमेट इंडिया का सुपर क्लाइमेट है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। सो ऑल दीज फैक्टर्स राइट शुड मेक आवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेरी पॉसिबल। हमारा अच्छा लाइफस्टाइल पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इंडिया में ये सब होने के बावजूद भी वी आर ऑलवेज रिमेनिंग पुअर बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो पॉवर्टी इंडिया में रहती है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। फार्मर के पास पैसा कम है, वो पुअर फार्मर है, वो मॉडर्न मशीन नहीं यूज कर पाएगा, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी कम यूज करेगा, वो लेस यूज करेगा। सेम वे अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड सीड्स भी वो कम यूज करेगा। सो दीज आर द मेन रीजंस फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वी कैन ऑल्सो एड वन मोर रीजन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो ले सकते कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है फार्मर को मालूम ही नहीं है, तो इसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या कर सकता है। दैट मे गो डाउन टू इलिटरेसी ऑल्सो, एंड ऑल्सो आईटी की कमी, कंप्यूटर से इंटरनेट से नहीं जुड़े होने के कारण ये भी होता है। तो दिस आर द रीजंस फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। चलो अभी नया टॉपिक करते हैं। इंडिया में फार्मिंग के प्रकार जो है वो देख लेते हैं। तो इंडिया में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। वन इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, second dry and wet farming, then shifting farming, plantation farming और intensive farming। हम सबको समझते हैं डिटेल में। तो वेरी फर्स्ट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। से सबसिस्ट का मीनिंग है गुजराती में आके सबसिस्ट मीन्स खाली टकવું, टकવું, टिकने का। अभी सोचो जो फार्मर पुअर है, और इंडिया में जो मेजॉरिटी फार्मर्स वो पुअर ही है, मेजॉरिटी फार्मर्स आर वेरी पुअर। तो ये फार्मर ही सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। उनके फार्म स्मॉल है, स्कैटर्ड है, एक ही जगह पर नहीं है। एक पैच यहाँ पे होगा, दूसरा पैच यहाँ पे होगा। तो एक भले वो बोले मेरे पास 5 एकड़ है, लेकिन 5 एकड़ 3 अलग जगह पे होगा, तो वो कुछ टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएगा ना। अगर एक ही साइड होता तो अच्छी बात होती ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्म स्कैटर्ड है, और वो यूज क्या करता है, प्रिमिटिव टूल्स का यूज करता है। वो
बराबर टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहा है. वो प्रिमिटिव मीन्स एकदम बेसिक. પ્રિમિટિવ મીન્સ જૂના જમાનાનું, એટલે પહેલાના જમાનાના હજુ બી ફાર્મર બળદને લઈને ખેતરીમાં જાય, બળદને હાક હાક અને હાક્યા કરે અને હલ તમે કે પોતે ચલવે, બળદ ખેંચે, ફાર્મર પોતે હલ ચલવે, फार्मर अखा खेत में जेने वो खुद बियारण डालेगा, वो खुद दवा डालेगा, तो वो प्रिमिटिव टूल यूज करता है, जूना जमाने का टूल्स यूज करता है. उसके कंपैरिजन में जो जापान या ऑस्ट्रेलिया या डेवलप वर्ल्ड में, जो यूरोप में जो फार्मर्स है वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. ऑस्ट्रेलिया में तो फार्मर बेचारा छोटा मोटा फार्मर है ना, वो छोटा मोटा प्लेन में उठता है, वो प्लेन में दवा डालता है, प्लेन में सब कुछ करेगा. वो बड़ी बड़ी मशीन से हार्वेस्टिंग करेगा, प्लाविंग करेगा, बिकॉज उनके पास लैंड बहुत बड़े है. हमारा फार्मर स्मॉल लैंड है, वो प्रिमिटिव टूल यूज करेगा. अभी इंडियन फार्मर्स पुअर है, वो पुअर है, वो फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, वो अच्छा सीड्स यूज नहीं करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन यानी पानी की फैसिलिटी नहीं है, बारिश के सिवाय का पानी वो नहीं है. इसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत पुअर है. प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड. अब एक हेक्टर लैंड में, यानी एक हेक्टर मीन्स अराउंड 100 एकर्स, एक हेक्टर लैंड में आप 100 एकड़ या 10 एकड़, आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट दैट, प्लीज आप चेक कर लेना. प्रोडक्टिविटी मीन्स एक हेक्टर या लैंड में कितना खाना उगा रहा, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. तो उनका प्रोडक्टिविटी पुअर है, एंड दैट इज व्हाई इंडियन फार्मर्स आर पुअर कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड फार्मर्स. जो डेवलप वर्ल्ड के फार्मर्स है उनके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर काफी पुअर है. हाँ, बाय द वे 1 हेक्टर इज एक्चुअली 2.47 acres, not 10 or not 100 acres, I'm very sorry. So 1 hectare is 2.47 acres. Thank you Zenobia for helping out. Subsistence farming में जो खाना बनता है, most of the food बहुत कम उगता है ना, तो वो नॉर्मली वो फार्मर की फैमिली उसको कंज्यूम कर लेंगी, वो मार्केट में बेच ही नहीं पाएगा. हाँ, लेकिन जहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, वहां पे फार्मिंग इंप्रूव हुआ है, पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है. एंड हम इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट अभी ग्रो हो रहा है. सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसे एरिया में कमर्शियल फार्मिंग नेट अभी बन गया है, यानी अभी यानी जो जहां पे ये सब मिल रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, नेट वहां पे फार्मिंग इंप्रूव हुआ है और आज फार्मर कमर्शियल फार्मिंग कर पा रहा है. कमर्शियल फार्मिंग का मीनिंग है वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है, वो मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर पा रहा है. यानी बेसिकली आपने इसका तात्पर्य यह है कि फार्मिंग को इंप्रूव करने के लिए हमें इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, अच्छे क्वालिटी का सीड्स, ये सब फार्मर को प्रोवाइड करेंगे तो वो फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग को छोड़ के वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आएगा. Now next type of farming is dry farming and wet farming. देखो, ड्राई फार्मिंग जहां रेनफॉल लो है, बारिश कम है और जहां इरिगेशन फैसिलिटी आर इनएडिक्वेट, कम इरिगेशन मिल रहा है, ऐसे एरिया में ड्राई फार्मिंग हम प्रैक्टिस करते हैं. यहां पे एम्फोसिस यानी जोर इट इज लेड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, कैसे जुआर, मिलेट मतलब बाजरा एंड पल्सेस जिसको कम पानी चाहिए. वेल वेट फार्मिंग जो है ना, वेट फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन हाई रेनफॉल एंड इरिगेटेड एरियाज. क्रॉप्स लाइक पैडी,
jute, sugarcane, etc. are grown under wetland farming. तो ड्राई फार्मिंग इंडिया में राजस्थान एरिया, इवन इंटीरियर एरियाज ऑफ सेंट्रल इंडिया के जो एरियाज है जहां बारिश कम है वहां पे ड्राई फार्मिंग होता है. एंड पूरा इंडिया का कोस्टल एरियाज में वी हैव वेटलैंड फार्मिंग जहां बहुत बारिश होता है. इसी में मेघालय और आसाम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे एरिया में जहां बारिश ज्यादा है, तमिलनाडु कोस्ट, केरला कोस्ट, वी हैव वेटलैंड फार्मिंग. तो हाँ, राइस, शुगर केन, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन वेट फार्मिंग एरियाज. ड्राई फार्मिंग एरिया में सिर्फ वन क्रॉप इज ग्रोन. वेट फार्मिंग में कम से कम 2 क्रॉप रेज इन 1 year, one in खरीफ एंड अदर इन रवि सीजन. अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है जूम फार्मिंग, JHOOM, जूम फार्मिंग. तो इसमें क्या करते हैं, कुछ आदिवासी ट्राइब्स ये फार्मिंग का प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉरेस्ट का जो पीस लैंड है ना, फॉरेस्ट का लैंड का एक पीस को वो क्लियर करते हैं बाय फेलिंग द ट्रीज को काटेंगे, बाय बर्निंग द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस. लैंड को क्लियर करेंगे, बाद में क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर 2 to 3 years. 2-3 साल तक क्रॉप ग्रो करेंगे. एंड जैसे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, बाद में वो लैंड को वो छोड़ देंगे, अबेंडन कर देंगे. सो लैंड इज अबेंडन्ड एज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस. वो कुछ फर्टिलाइजर डालेंगे नहीं, कुछ ख्याल रखेंगे नहीं, वो खेती करेंगे 3-4 साल. राइट, उसके बाद जैसे लगेगा अभी ये सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, उसको छोड़ देंगे एंड वापस नया एरिया में जाके नया लैंड को, नया फॉरेस्ट एरिया कट करेंगे और ये प्रोसेस जो है ना उसको रिपीट करते हैं. तो यहाँ पे मस्टर्ड, पैडी, मेज, मिलेट्स, वेजिटेबल्स आर ग्रोन. लेकिन पर यील्ड पर हेक्टर इज वेरी लो. बहुत कम खाना उगता है पर लो, बिकॉज वो कुछ भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कुछ भी यूज नहीं करेंगे. वो सिर्फ फॉरेस्ट को काट के वापस खेती करके उसको छोड़ के नई जगह पर जाएंगे. एंड कुछ सालों में वापस फॉरेस्ट उगेगा, घास उगेगा, तो वापस वो फर्टिलिटी अपने आप नेचर लेके आएंगे. नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. આપણે એને ગુજરાતીમાં વાડી ફાર્મિંગ કહીએ. વાડી, ચીકુની વાડી, કેરીની વાડી, આંબા વાડી કે ને, આંબા વાડી, ચીકુ વાડી, ફૂલોની વાડી, सब नॉर्मली फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए प्लांटेशन होता है. तो प्लांटेशन फार्मिंग इज ट्री और बुश फार्मिंग. सिंगल क्रॉप फार्मिंग, देखो यहाँ पे सिंगल होता है, बस फार्म क्रॉप बदलता नहीं रहेगा. जैसे नॉर्मल खेती में क्या होता है, फार्मर 2-3 क्रॉप्स उगाएंगे एक ही इस लैंड में पूरे साल में. यहाँ पे तो एक ही क्रॉप उगता है, पूरा प्लांटेशन है, फिक्स है वो. जैसे रबर, टी, कॉफी, मरी मसाला, स्पाइसेस, कोकोनट, फ्रूट क्रॉप्स लाइक एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस. यहाँ पे एक ही क्रॉप उगेगा बार बार, राइट. वो वापस कटेगा नहीं. वो ट्री एक बार रोप दिया, बाद में ट्री सालों तक वो आपको क्रॉप देता रहेगा. लेकिन ये फार्मिंग जो है कैपिटल इंटेंसिव, यानी बहुत पैसा मांगता है. स्टार्टिंग में आपको पैसा बहुत लगाना पड़ेगा. इसमें गुड मैनेजरल एबिलिटी होनी चाहिए. यू शुड नो हाउ टू मैनेज द होल थिंग प्रॉपर्ली. टेक्निकल नो हाउ अच्छा होना चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, वरना पूरा क्रॉप फेल हो जाएगा. आपको अच्छी मशीनरी यूज करना पड़ेगा, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सब हो तो प्लांटेशन फार्मिंग सफल होगा. बिकॉज सी एप्पल, ग्रेप, ऑरेंजेस जैसे फ्रूट्स अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होगे तो वो बिगड़ जाएंगे. और आपको अच्छा मैनेजरल एबिलिटी, टेक्निकल नो हाउ हो तो ही आप ये सब उगा पाएंगे, वरना आपका आउटपुट कम हो जाएगा. तो प्लांटेशन फार्मिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, लेकिन प्रोवाइडेड आपको नॉलेज हो. तो टी, कॉफी, शिंकोना, कोको, रबर, अलग अलग फ्रूट्स, ऐसे ये जिसका उनके पास एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी बाजू में ही होता है.
विद इन द फार्म इटसेल्फ, फार्म में ही और फार्म के नजदीक में उसका प्रोसेसिंग फैक्ट्री होता है, ताकि तुरंत जो चाय अपने चाय की गार्डन में से तोड़ा, वो चाय को उसका फैक्ट्री में प्रोसेस करके टी लीव्स में वो सुखा देंगे पूरा। तो फ्रूट का भी प्रोसेसिंग फैक्ट्री नजदीक ही होगा। जो एरिया में जो फ्रूट उगता है उसका प्रोसेसिंग फैक्ट्री नजदीक होता है, ताकि वो फ्रूट को पैक कर ले, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाए। टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, चिंकोना, कोको, रबर प्लांटेशन नॉर्मली हिली एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के एरियाज में, सब हिमालय के नीचे के साइड में, वेस्ट बंगाल एरिया में, वेस्ट बंगाल, देन साउथ इंडिया में नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमन हिल में ये होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कोई एक लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड चाहिए। अपने अगर लेट्स से चीकू का प्लांटेशन आपने रोपा, तो चीकू का झाड़ रोपने के बाद 6 साल के बाद ही आपको फ्रूट मिलेगा ना। कैरी का पूरा आंबा आपने रोपा, तो आपको अगले साल से थोड़ी आपको आंबा मिलेगा, कैरी थोड़ी मिलेगा। आपको 5-7 साल के बाद कैरी देगा, लेकिन बाद में वो 20-25-30 साल तक आपको कैरी देता ही रहेगा। सो इट्स अ लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड का क्रॉप है। कई बार टी उगाने में भी साल में 1 या 2 क्रॉप ही ले पाएंगे, एक क्रॉप टी में भी साल में 1 क्रॉप अच्छी तरह से ले पाएंगे वो। एंड लास्ट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सी वेरेवर इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल, farmers use chemical fertilizers, pesticides and machines in cultivation. इसके कारण क्या होता है, फार्म का प्रोड्यूस बढ़ जाता है। तो सच फार्मिंग इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग, राइट। हम उसको कमर्शियल फार्मिंग भी बोल सकते हैं वैसे तो अगर देखें तो। बिकॉज आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना। See, farmers use all these things, chemical fertilizers, pesticide, machines, irrigation facilities है, तो वो उनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करके वो मैक्सिमम इनपुट देंगे और इसलिए मैक्सिमम आउटपुट भी मिलेगा। सो मैक्सिमम इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, मशीन्स, गुड क्वालिटी सीड्स, maximum input and management leads to maximum output. आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। Alright, so now एक और टॉपिक कर लेते हैं, then we stop this video. See, Indian farmers अलग अलग मेथड्स फार्मिंग के अडॉप्ट करते हैं। हमने आगे फार्मिंग के प्रकार देखे। Now, methods of farming can be sustainable farming, organic farming and mixed farming. Main idea behind adopting these methods is to increase the agriculture productivity and to maintain the fertility of soil. तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें। See, organic farming is that method in which यूरिया यानी वो केमिकल फर्टिलाइजर है और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर and insecticide are not used. The word is not. तो न्यूट्रिशन के लिए, क्रॉप का न्यूट्रिशन के लिए हम डंग यूज करेंगे, एनिमल का गोबर, अर्थवर्म का फर्टिलाइजर, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। देन कंपोजिट फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, हम उसको खातर बोलते हैं, कुदरती खातर, ऑल आर यूज्ड। काउ यूरिन, neem, buttermilk, etc. are used for protection of the. अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है ना, they are full of nutrition. They contain natural taste. बहुत इंपॉर्टेंट है, they contain natural taste, natural sweetness and natural fragrance. कोई केमिकल इसमें यूज नहीं होता है। इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स होते हैं ये क्रॉप में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के जमाने में, नाउअडेज ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स आर मोर इन डिमांड, सो फार्मर्स जो है ऑल्सो गेट अ गुड रिटर्न फॉर दिस। यानी वी कैन से दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इज गेटिंग पॉपुलर नाउअडेज, और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएंगी बिकॉज केमिकल
युक्त खाना, केमिकल वाला खाना खा के हमारा हेल्थ बिगड़ता ही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स है और हमारा हेल्थ के लिए अच्छे है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फार्मिंग। So in order to see that the soil fertility is retained, retain means रहता है for a longer time, care is taken for crop rotation, use of chemical fertilizers only when necessary, जब जरूरत है तभी यूज करेंगे, use of biotic controls for insects and harvest and for water conservation. तो बेसिकली ये सब ध्यान रख के फार्मिंग सस्टेनेबल बनता है। सस्टेनेबल का मीनिंग है टकाऊ। लैंड फार्मिंग एवरी करवी के लैंड टकी न रहे। आज आप लंबे समय तक सॉइल फर्टाइल मेंटेन रहेगा, वरना सॉइल को आपने अगर एक के बाद एक यूज कर दिया बिना उसका ध्यान रखे तो सॉइल बंजर बन जाएगा ना, उसमें बाद में खेती नहीं हो पाएगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो फार्मिंग ऐसे करो कि आपको आज अच्छा क्रॉप मिले, अगले साल भी अच्छा क्रॉप मिलेगा, 10 साल 20 साल बाद भी आपको अच्छा क्रॉप ही वही लैंड से मिलेगा। आप देखो हजारों साल से इंडिया में खेती करते आ रहे और हजारों साल से हमने लैंड बिगाड़ा नहीं, यानी हमारे एंशिएंट फार्मर्स हमेशा सस्टेनेबल फार्मिंग ही करते थे। ये आज के जमाने में ज्यादा उगाने के चक्कर में, ज्यादा पाने के चक्कर में हम सारा लैंड को बिगाड़ रहे हैं और वो अच्छा नहीं है। Now here the cattle rearing, poultry, sericulture and fishery. Next is mixed farming. Mixed farming में along with agriculture, cattle rearing यानी पशुपालन, poultry એટલે मुर्गे पालन, sericulture એટલે silkworm farming, fishery pisciculture बोलते, they also carried out simultaneously, means एक साथ along with farming, यानी फार्मिंग के साथ साथ बाकी का कुछ एक्टिविटी भी फार्मिंग के साथ करते हैं, उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, फार्मर की इनकम डाइवर्सिफाई हो जाती है, वो सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सो हमने यहाँ तक टाइप ऑफ फार्मिंग इंडिया में एंड ये टॉपिक हमने पूरा डिटेल में देखा। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया के बारे में आगे देखेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।